माणं नमो आयिरियाणं नमो उवजायाणं नमो लोये सवसाहुणम् मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। हाँ, किसी का मैसेज पड़ा हुआ है इसमें। भाव इंद्रियां एक बार और समझना चाहते हैं। ठीक है। तत्वार्थ सूत्र जी ग्रंथ है, द्वितीय अध्याय चल रहा है और इसमें हमारा 15वां, 16वां, 17वां और 18वां सूत्र, ये जो समूह है इन सूत्रों का, 4 सूत्रों का, वो हमारा चल रहा है, जिसमें हम इंद्रियों की बात कर रहे हैं। इंद्रियां 5 होती है। इंद्रियां, ये पांचों इंद्रियां दो दो प्रकार की होती हैं। और कौन से दो दो प्रकार की? तो जो द्रव्येंद्रिय है, द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रिय, इस तरह से दो प्रकार की है। और द्रव्येंद्रिय के भी दो भेद बताए और भावेंद्रिय के भी दो भेद बताए हैं। ये सारी चर्चा हमारी चल चुकी है। अब हम्म इसका चार्ट भी बनवाया था कल। द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रिय का, इंद्रियों का चार्ट बनाया था कल आप सभी ने। तो वो आप ध्यान में रखिएगा और उसको ध्यान में रखकर ही आगे बढ़िएगा। पहले थोड़े से प्रश्न पूछ लेती हूँ मैं आपसे। इंद्रियां किसे कहते हैं? रेखा जी। जय जयंती जी। हम्म संसारी संसारी जीव की पहचान कराने वाला इंद्रिय है। इंद्रिय अपने आप में राजा है, ये आपने ही लिखवाया था। हाँ, संसारी जीव की पहचान कराने वाला चिन्ह अच्छा। वो इंद्रिय है। और इंद्रिय मतलब इंद्र, इंद्र शब्द से बना है इंद्रिय। इंद्र जो अहमिंद्र जैसा होता है ना, अपने आप का राजा, वैसे ही इंद्रियां भी अपने आप की राजा है। ठीक है। इंद्रियां कितनी होती है और कौन कौन सी? निशा जी। हाँ जय जिने दीदी, इंद्रिय 5 होती हैं। स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण। ठीक है। अब ये 5 इंद्रियां कितने प्रकार की होती हैं? अर्चना जी। अच्छा। हाँ, नमिता जी बोलिए। दीदी ये 5 इंद्रियां 2 प्रकार की होती हैं, द्रव्य इंद्रिय और भाव इंद्रिय। तो हम्म 5 5 की 10 हो गई टोटल। हाँ, ठीक। मतलब हर इंद्रिय 2 प्रकार की है। 2 प्रकार की। दो, रसना 2, घ्राण 2, चक्षु 2 और कर्ण 2। इस तरह से दो दो प्रकार की प्रत्येक इंद्रिय। ठीक है। द्रव्येंद्रिय किसे कहते हैं? रेणु जी। दीदी, इंद्रियों का उद्गल और आत्म प्रदेशों की रचना द्रव्येंद्रिय है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। और भाव इंद्रिय किसे कहते हैं? कुंद प्रभा जी। क्षयोपम विशेष से होने वाले आत्मा का जो ज्ञान दर्शन रूप भाव है वो भाव इंद्रिय है, परिणाम है माने। हाँ, ठीक है, बिल्कुल ठीक।
मतलब ये कह सकते हैं कि जीव का जो क्षयोपशम विशेष है उसे भावेंद्री कहते हैं। द्रव्येंद्री कितने प्रकार की हैं? शोभा जी। द्रव्येंद्री दो प्रकार की है, निवृत्ति और उपकरण, इसे दो प्रकार की। निवृत्ति और उपकरण दो प्रकार की। हाँ, एक सेकेंड। हाँ ठीक है, सही बताया आपने। उसमें भी अंतरंग एक निवृत्ति भी जैसे अंतरंग और बाह्य, ऐसे दो प्रकार की है, और उपकरण भी अंतरंग और बाह्य दो प्रकार। ठीक। और भावेंद्री कितने प्रकार की है अर्चना जी? दीदी भाविंदी दो प्रकार की है, लब्धि और उपयोग। ठीक है। अब निवृत्ति किसे कहते हैं और उपकरण किसे कहते हैं? मंजू जी। जय जिन्हें दीदी, इंद्रिय का रचना को निवृत्ति कहते हैं, और पुद्गल के समूह को उपकरण। पुद्गल जो उपकार करे, निवृत्ति पर का उपकार करे, वो उपकरण। नहीं, निवृत्ति किसे कहते हैं और उपकरण किसे कहते हैं, प्रश्न ये है। चलिए रेणु जी बोलिए। दीदी इंद्रियाकार रचना निवृत्ति कहलाती है, और जो निवृत्ति का उपकार करे उसे उपकरण कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक। अब दीदी मेरे को इसमें एक प्रश्न है। हाँ, अभी पूछूं या आप बाद में बताएंगी? हाँ बोलिए आप, क्योंकि हो सकता है आपके आगे के प्रकरण में वही आने वाला। जैसे इंद्रिया, जैसे ये इसमें दो भेद बताए हैं कि बाह्य निवृत्ति और मतलब दो भेद है, बाह्य और अभ्यंतर। तो लेकिन मेरे को निवृत्ति के बाह्य और अभ्यंतर भेद समझ में नहीं आए। अच्छा ठीक है, अभी समझा देते हैं। और एक प्रश्न और आप साथ में जवाब दे दीजिएगा कि जैसे उपकरण में, जैसे ये इंद्रिय मतलब नेत्र इंद्रिय का बताया कि भाई काला और सफेद मंडल तो अभ्यंतर उपकरण हुआ, और रोम और पलके ये बाह्य उपकरण हुए, लेकिन मैं और किसी इंद्रिय पे मतलब घटित नहीं हो पा रहा मेरे से ये। ठीक है, दोनों ही प्रश्न बढ़िया हैं आपके, सबको ही क्लियर हो जाएगा उससे। अभी वही ले लेंगे। हाँ चलो पहले वही ले लेते हैं। अभी देखो, इसको एकदम ध्यान से और सरल उदाहरण से ऐसे समझिए कि जैसे ये कान है, ठीक है ना? कान है। अब इसमें पहले सिर्फ द्रव्येंद्रिय ले रहे हैं अपन, तो कान पहले तो बाहर का। हाँ म्यूट कर लीजिए भाई सब अपना अपना। ये जो बाहर का आकार है कान का, वो है इसमें, और इसमें जो वो कान का पर्दा है वो है। ठीक है, दो चीजें तो ये हो गई। अब ये सिर्फ दो ही चीजें नहीं है। अब एक तो आपका जो प्रश्न था ना, आभ्यंतर और बाह्य उपकरण निवृत्ति, एक मिनट, ये जो आपका ये प्रश्न था कि उपकरण के जो दो भाई भेद किए ना, आभ्यंतर और बाह्य। जैसे नेत्र इंद्रिय में तो पलक हो गया बाह्य, और अंतरंग हो गया ये काला सफेद। जैसे कान में बाहर का ये हो गया जो दिखाई देता है हमें वो, फिर अंदर अभ्यंतर में वो कान का पर्दा हो गया। ऐसे हर इंद्रिय में लगा लेना, नाक में भी है ऐसा, है ना? सभी इंद्रियों में ऐसा ही, आभ्यंतर उपकरण और बाह्य उपकरण। ये तो हो गया आपका। तो अब अपन बात कर रहे थे कि जो ये एक इंद्रिय को पकड़ते हैं हम, द्रव्य इंद्रिय केवल, और वो भी कर्ण इंद्रिय। तो उसमें एक तो ये हो गया कान का जो शेप है वो बाहर से दिखाई देने वाला, अंदर पर्दा है वो। उसके बाद अंदर ये सब हो गई नो कर्म की रचना। इसके बाद अंदर कर्मों की रचना है।
कौन से कर्मों की? कि जो नाम कर्म के उदय से ये जो रचना हुई है, उन कर्मों की रचना। नाम कर्म का उदय जो है वो उसकी रचना, वो हमें दिखाई नहीं देती। दिखाई कौन सी देती? जो नो कर्म की रचना है, शरीर की रचना है, वो तो हमें दिखाई देगी, लेकिन कर्मों की जो रचना है, जो नाम कर्म के उदय से हुई है, वो रचना हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन वो भी है वहां पर। और फिर उसके बाद आत्म प्रदेश है उसी आकार के, है ना। यहाँ पर है तो उस आकार के ऐसे 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 आत्म प्रदेश है। कान में है तो ऐसे छेद वाला आत्मा का प्रदेश, अभी इसमें बताएंगे कि कैसा कैसे प्रदेश है। तो वो जो आत्मा के प्रदेश है, ये सब मिलाकर द्रव्येंद्री बनती है एक, है ना। यदि ये सब मिलाकर नहीं बने द्रव्येंद्री, केवल इस बाहर की रचना को ही हम द्रव्येंद्री कहें, तो क्या दोष आएगा? कि मुर्दे को भी ये होते हैं कान, नाक, आंख, पलक सब दिखती है उसके भी, तो उसको भी इंद्रिय मानना पड़ेगा। लेकिन उसके तो इंद्रियां है नहीं, कि नहीं नहीं इंद्रिय नहीं है। कि चलो भावेंद्रिय नहीं है तो द्रव्येंद्रिय तो है, कि नहीं द्रव्येंद्रिय भी नहीं है, क्योंकि आत्म प्रदेशों की रचना ही नहीं है ना वहां पर वैसी। तो ये सब द्रव्येंद्रियों में ही शामिल हो गई, आत्म प्रदेशों की रचना भी द्रव्येंद्रिय में शामिल हो गई, है ना। अभी तो भावेंद्रिय का तो नंबर ही नहीं आया है, अभी भावेंद्रियों की चर्चा और चलेगी, उसके भी दो भेद हैं। हाँ बोलिए शोभा जी। दीदी जैसे आपने बोला है कि ये चीज नौ कर्म की रचना नहीं है, जो बाहर में दिख रहा है नौ कर्म की रचना नहीं है, है ना, आपने बोला है ना, ये नौ कर्म की रचना नहीं है ना, अंदर जो है वो कर्म की रचना है। जो बाहर दिखाई दे रहा है वो नो कर्म की रचना है। नौ कर्म की रचना है। शरीर की रचना है ना, वो सब नो कर्म की रचना है। हाँ जो कर्म है ना, जो मतलब ये आंगोपांग जो कर्म है, वो रचना अंदर अलग है। अंगोपांग आंगोपांग, रचना अलग है। हाँ, वो उसी स्थान पर है, जैसे आंख है तो उसी स्थान पर कर्म की भी है रचना, जिसके कारण से ये बना है। तो वो फिर कौन से कर्म कहलाएंगे दीदी? तो जैसे वो नाम कर्म जब है, वो भी नाम कर्म है, और ये भी नाम कर्म ही है। लेकिन ये बाहर से दिखाई देने वाला है, लेकिन इसके अतिरिक्त अंदर जो नाम कर्म से रचना हुई है वो दिखाई नहीं देती। ठीक है दीदी। कर्म है ना, वो दिखाई नहीं देती। और उसके बाद फिर आत्मा के प्रदेश हैं, तो ये सब द्रव्येंद्रियों में आ गया, है ना। अभी जैसे अ, जो आत्मा का ज्ञान है, जो क्षयोपशम रूप ज्ञान है, वह तो सर्वांग में है, एक स्थान पर नहीं है। लेकिन इस स्थान पर ये द्रव्येंद्रियां हैं, उस स्थान से वो ज्ञान उस तरीके से प्रकट होता है। जैसे चक्षु इंद्रिय, तो यहां से वो देखने रूप ज्ञान यहां से प्रकट होगा, मतलब स्थान नियत है उसका, यहां से प्रकट होगा वो। कर्ण इंद्रिय संबंधी ज्ञान वहां जहां पर कर्ण इंद्रिय का स्थान है वहां से उत्पन्न होगा। आत्मा में तो सर्वांग में फैला हुआ है ज्ञान, लेकिन उसकी प्रगटता इन द्रव्येंद्रियों के माध्यम से ऐसे जगह जगह से, अलग अलग जगह से, नियत स्थान से नियत होती है। ठीक है, इतना समझ में आया सबको? हाँ अब, हाँ हाँ, म्यूट कर लीजिए भाई, कुंद प्रभा जी म्यूट कीजिए अपना। अरे भावेंद्री में भाई आप लोग है ना, वापस म्यूट नहीं करते, सबको डिस्टर्ब होता है ना फिर। मुझे इसमें पता भी नहीं चल रहा है कि किसका है अनम्यूट। हाँ आरती जी बोलिए। दीदी जैसे अपन ने ऐसे कर्ण इंद्री का जो अभी उदाहरण लिया अपन ने, तो उसमें आपने बोला कान का ये ऊपर का और अंदर का, ये तो हो गए कि बाह्य उपकरण और अभ्यंतर उपकरण हो गए। और अंतरंग निवृत्ति अपना हो गया उनके आत्म प्रदेशों का आकार। हम्म और तो उसकी बाह्य निवृत्ति क्या होगी? उद्गल का आकार जो है वही, मतलब वही बाह्य जो निवृत्ति। अंदर अंदर जो आत्म प्रदेश है अपने को जो दिखाई नहीं दे रहे हैं उनका आकार।
नहीं, पुद्गल का आकार, आत्मा का नहीं, पुद्गल का जो आकार है वही। अच्छा, तो मतलब वो अपने को दिखाई नहीं देगा, निवृत्ति का जो बाह्य निवृत्ति होगी जो। दिखाई दे रहा है ना, दिखाई दे रहा है, देखो अभी बताते हैं आपको। जैसे अपन ने आंख में घटाया था ना, चक्षु इंद्रिय में, तो ये जो आकार है ऐसा, ये तो कहलाई निवृत्ति, बाह्य निवृत्ति। हाँ। और इसके अंदर जो आत्म प्रदेशों का आकार है वो अंतरंग निवृत्ति है। अब उसमें भी इस आकार के अतिरिक्त ये जो पलक है वो बाह्य उपकरण है, और अंदर के काले सफेद है वो अंतरंग उपकरण है। हम्म। ठीक है। ऐसे सब में है। हाँ, देखो ये इसका अपन ने उसमें भी देखा था, इसमें फिर से बताती हूँ मैं आपको। इसमें तो नहीं मिल रहा है मुझे। मतलब हर इंद्री का एक आकार फिक्स है, जो आकार आत्मा में भी है वो बाहर भी आकार है। तो कैसा है, कान का आकार है जो कि नली के समान, जो कि नली के समान, तो ऐसे जाता है ना अंदर कान में पर्दा ऐसे, तो जो कि नली के समान जो आकार है वह क्या कहलाएगा? तो आत्म प्रदेशों में तो वह क्या कहलाएगा? आत्म प्रदेशों में भी जो कि नली के समान का आकार है, तो वह आभ्यंतर निवृत्ति कहलाएगा। और ऐसा कैसे शरीर में आकार है जो कि नली के समान, वो कहलाएगा बहिरंग निवृत्ति। तो वो शरीर का आकार है, आत्मा का नहीं है। जो बहिरंग निवृत्ति है वह भी शरीर का आकार है। फिर उपकरण में बता ही दिया, कान का ये जो बाहर से दिखाई दे रहा है वो, फिर एक कान का पर्दा है वो, ऐसे। तो कान का आकार जो कि नली के समान है, नेत्र का आकार मसूर के आकार के समान है, नाक का आकार तिल के फूल जैसा है, रसना का आकार अर्ध चंद्रमा जैसा या खुरपा जैसा है, और स्पर्शन का आकार शरीराकार है। ठीक है, ये लिखवा दिए थे शायद मैंने, कौन सी इंद्रियां क्या किस आकार की है। अब भावेंद्री पर आ जाइए। द्रव्येंद्री के संबंध में शंका सबकी हो गई समाधान पूर्ण। तो अब भावेंद्री पर आ जाइए। भावेंद्री के कितने भेद बताए थे? भावेंद्री के भी दो भेद थे, लब्धि और उपयोग। अब देखो, ज्ञान का जो क्षयोक्षम होता है वह कहलाती है भावेंद्री। लब्ध्युपयोगो भावेंद्रियम, ये आया है ना। तो ज्ञान का जो क्षयोक्षम है वह कहलाती है भावेंद्री। अब इसके दो भेद हैं, लब्धि और उपयोग। तो लब्धि कौन सी है कि ज्ञानावरण के कर्म के क्षयोक्षम विशेष को लब्धि कहते हैं। ज्ञानावरण कर्म के क्षयोक्षम विशेष को लब्धि कहते हैं। और लब्धि के अनुसार जो जानने रूप परिणमन होता है या जो व्यापार होता है ज्ञान दर्शन का, वह उपयोग कहलाता है। लब्धि और उपयोग ये दो भेद हैं भाव इंद्रिय के। अनीता जी। रेणु जी।
हाँ दीदी, ये लिखा था लब्धि और उपयोग को भावेंद्रिय कहते हैं। हाँ, देखो लब्धि और उपयोग है तो भावेंद्रिय के भेद हैं। भावेंद्रिय जी कहते किसे हैं कि ज्ञान, ज्ञान का जो क्षयोपशम है उसे भावेंद्रिय जी। कहते हैं। क्षयोपशम विशेष से होने वाला आत्मा का ज्ञान दर्शन रूप परिणमन भावेंद्रिय है। बिल्कुल सही, ये है भावेंद्रिय। अब इसके दो जी, भेद, लब्धि और उपयोग। लब्धि और उपयोग। अब देखो इसमें पूरी परिभाषा में दोनों ही भेद आ गए। क्षयोपशम विशेष से होने वाले ज्ञान दर्शन रूप आत्मा के परिणाम, तो क्षयोपशम विशेष ये हो गया लब्धि, और ज्ञान दर्शन रूप आत्मा के परिणाम वह हो गया उपयोग। उपयोग। क्षयोपशम विशेष से होने वाले आत्मा के ज्ञान दर्शन रूप परिणाम ये भावेंद्रिया हैं, और इसके दो भेद हैं, लब्धि और उपयोग। हाँ अनीता जी बोलिए। अनम्यूट करके बोलना पड़ेगा आपको, ऐसे आवाज नहीं आएगी आपकी। आप एक पॉइंट को दोबारा बोलिए ताकि लिखने में सुविधा हो। रिपीट, एक बार रिपीट और करके, मतलब एक बार में हाँ, लिखने में सुविधा नहीं होती। ये सब कल लिखवा चुकी हूँ वैसे मैं, पर फिर भी कर देती हूँ मैं रिपीट। द्रव्येंद्रिय का तो सबने लिख लिया होगा। इंद्रियाकार पुद्गल और आत्म प्रदेशों की रचना द्रव्येंद्रिया है। इंद्रियाकार पुद्गल और आत्म प्रदेशों की रचना द्रव्येंद्रिया है। तथा दूसरा भावेंद्रिय किसे कहते हैं, तो क्षयोपशम विशेष से होने वाला, क्षयोपशम विशेष से होने वाला हाँ समता भाभी लिख पा रहे हैं आप? नहीं दीदी, मैंने नहीं देखा अभी। आप लिखिए, सबकी लिख लिख कर कॉपियां भर गई है। अब आपकी तरफ से सबको कॉपीज बांटिए। आपकी तरफ से एक इनाम हो जाएगा ना सबको, सबकी कॉपियां भर गई है, इतना लिखा है सबने। चलिए, क्षयोपशम विशेष से होने वाला आत्मा का ज्ञान दर्शन रूप परिणाम भावेंद्रिया है, और इनका अपन डिटेल में कल समझ चुके हैं, लिख भी चुके हैं और चार्ट भी बना चुके हैं। तो उसके आधार से आपको बहुत सरल हो जाएगा, चार्ट के आधार से तो बहुत सरल हो जाती है चीजें, है ना। अब लब्धि रूप और उपयोग रूप, ये दो तरह के भावेंद्रिया हैं। हाँ बोलिए, क्या प्रश्न है रेणु जी? दीदी नहीं, मेरे को तो मैं वो बता रही थी कि जो आपने भावेंद्रिय की परिभाषा बताई है ना, उसी में दोनों। हाँ उस यही बताया ना अभी कि परिभाषा में जी हाँ दो चीजें समाहित है, दोनों को मिलाकर हाँ परिभाषा बनती है, लब्धि और जी। उपयोग और दोनों ही इसमें उपयोग समाहित यही बताना चाह रही थी मैं। है। हाँ ठीक है, चलिए, है ना। अब लब्धि किसे कहते हैं, तो ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम लब्धि है, और उपयोग किसे कहते हैं, तो चेतना का परिणाम विशेष व उपयोग कहलाता है, या ज्ञान दर्शन के व्यापार को उपयोग कहते हैं। दोनों ही लिख सकते हैं आप। या जो लब्धि के अनुसार आत्मा का जानने रूप परिणमन होता है उसे उपयोग कहते हैं। ठीक है, ये प्रश्न किसी ने लिखा था भावेंद्रियों के लिए, जिन्होंने भी लिखा था ये प्रश्न, उनका समाधान हुआ है या नहीं? जी डेल, डेल कौन है? डेल के नाम से ये प्रश्न आया था। हो गया दीदी। हाँ हाँ इसमें ना लब्धि का ये दिया, आत्मा के चैतन्य गुणों के क्षयोपशम हेतु को विकास को लब्धि कहती है, और उपयोग चैतन्य के व्यापार को उपयोग कहती है। तो ये भी सही है। एक ही बात है, दोनों एक ही बात है। अच्छा
है ना, चैतन्य का व्यापार कहें या जानने रूप परिणमन कहें, वो सब, हाँ ठीक है, हाँ हो गया ना क्लियर, ठीक है। तो ये एक ही बात है, दोनों अलग अलग तरीके से परिभाषाएं, शब्दों का उलटफेर हो सकता है, लेकिन बात एक ही है। समझने के लिए हम ऐसा समझ सकते हैं कि जो हमारा अभी वर्तमान में जो क्षयोपशम रूप योग्यता है हमारी, जितना हमारा ज्ञान की प्रगटता है वर्तमान में, वह तो हो गई लब्धि, और उसका हम जो यूज कर रहे हैं अभी, वो हो गया उपयोग। इस समय में जो हम उसका जिसका उपयोग कर रहे हैं, जो ज्ञान का, वह उपयोग रूप ज्ञान। तो ये अंतर है दोनों में, लब्धि और उपयोग में। जय जिनेन्द्र दीदी, दीदी चैतन्य के व्यापार को उपयोग कहते हैं, तो चैतन्य यानी जीव बोल देंगे ना, जीव के व्यापार को। हाँ चैतन्य, देखो जीव में तो क्या है कि सभी गुण समाहित है। चैतन्य इसलिए अलग से नाम दिया है क्योंकि ज्ञान दर्शन के व्यापार को उपयोग कहते हैं। ऐसा नहीं कि श्रद्धा के व्यापार को उपयोग कहेंगे, ऐसा नहीं है। वहां पर जो स्पेशल जो दो गुण है, ज्ञान और दर्शन, उनको मिलाकर उपयोग होता है, उसके व्यापार को ये कहते हैं, उपयोग कहते हैं। चैतन्य यानी ज्ञान दर्शन। हाँ, उपयोग अर्थात ज्ञान दर्शन का जो परिणमन होता है उसे उपयोग कहते हैं। अपन नहीं, देखो उपयोग शब्द अभी अभी आया है अपने को, पहले ही पिछले सूत्रों में। जीव का लक्षण उपयोग है, उपयोगो लक्षणम, है ना। और उपयोग दो प्रकार का, ज्ञान उपयोग और दर्शन उपयोग। उसी उपयोग, वही उपयोग है ये जो भावेंद्रिय है वही उपयोग है ये। लब्धि और उपयोग में जो उपयोग शब्द का उपयोग हुआ है, यूज हुआ है, वह यही है। मतलब जीव का जो क्षयोपशम रूप जो ज्ञान है, उसका वर्तमान समय में जो यूज कर रहे हैं हम, उपयोग कर रहे हैं, उस जिसका व्यापार कर रहे हैं, वो उपयोग कहलाता है। और जो लब्ध में पड़ा हुआ है वो लब्धि, वो गया नहीं है, वो लब्धि में है हमारे, खत्म नहीं हुआ है हमारे पास, लेकिन उसका अभी उपयोग नहीं कर रहे हैं। ये फर्क है दोनों। लब्धि यानी स्टोर है, लब्धि यानी कि अपने मैंने अनकॉन्शियस माइंड में पड़ा हुआ है, ऐसा कुछ क्या लब्ध में पड़ा हुआ है, जैसे आपने बोला ना लब्ध में पड़ा हुआ है। हाँ, अभी मतलब आपने बोला ना लब्ध में, जैसे हम जी? व्यापार कर रहे हैं, तो जो पैसा हमारे बैंक में पड़ा हुआ है, वो ऐसा नहीं कि चला गया हमारे पास, लेकिन हम जो सब्जी खरीद रहे हैं 150 रुपए की, तो वो हमारा उपयोग, उदाहरण है, ये स्थूल उदाहरण है। तो जिसका हम अभी व्यापार कर रहे हैं वो तो कहलाएगा उपयोग, और जो ज्ञान में हमारे बसा हुआ है वो लब्ध कहलाएगा। अभी जैसे इस वर्तमान पर्याय की हमारी जितनी जानने की योग्यता है, हमारी देखो, अब सबकी अलग अलग योग्यताएं होती है, सबका अलग अलग क्षयोपशम होता है। किसी को पूरा पूरा तत्वार सूत्र के सारे सूत्र याद है, पूरे 10 अध्याय के सारे सूत्र याद है। किसी को एक अध्याय के 5 सूत्र याद हो पाए, किसी को 5 अध्याय याद है, किसी को 7 अध्याय याद है। तो सबका अलग अलग क्षयोपशम है, लेकिन ये सबके लब्ध में पड़ा हुआ है। उपयोग क्या हो रहा है कि जो अभी अभी हम दूसरे अध्याय का सूत्र पढ़ रहे हैं, तो वो सूत्र अभी हमारे ख्याल में, वो हम फटाफट बोल रहे हैं। लेकिन बाकी का जो ज्ञान है वो क्या हुआ, वो खत्म हो गया है क्या, कि नहीं, वो खत्म नहीं हुआ है, वो लब्धि में पड़ा हुआ है। तो लब्धि और उपयोग, ये दोनों का ये फर्क है। आया, समझ में आया सरिता जी? जी जी दीदी, लब्धि है ना जो अपने पास है, और उपयोग है ना जो अभी वर्तमान में यूज हो रहा है। हाँ, उसी में से, उसी जो जो लब्धि में है, उसी में से जो वर्तमान में जिसका व्यापार कर रहे हैं। देखो इसमें दिया है ना, अभी परिभाषा क्या बोली थी मैंने, आत्मा जो लब्धि के अनुसार आत्मा को जो जानने रूप परिणमन होता है, लब्धि के अनुसार। ऐसा नहीं है कि हमारे परिणमन में तो जो हमने कभी भी पढ़ा नहीं और वो हम उसका उपयोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं। जो हमारे पास लब्धि में है, उसी में से जो जानने रूप परिणमन हो रहा है, उसको उपयोग कहेंगे। जो हमने प्राप्त किया है, जैसे इसमें परिभाषा भी है ना, जो हमने प्राप्त किया है, जो हमारे पास है, वही लब्धि है। जो हमारे पास, उसी में से जो हाँ, उसी यूज में कर से रहे हैं। हाँ, वो, बस इतना ही है उसका आंसर। लब्धि और उपयोग ये दो भावेंद्रियां हैं। मतलब अपन तो अपने ऊपर घटाओ ना, अपन अपने पास कितना सारा क्षयोपशम है और कितना यूज हो पा रहा है। जिंदगी में हमने जहां जहां जो जो कार्य किया है वो सब याद है हमको,
हमें कढ़ाई भी याद है, हमें सिलाई भी याद है, हमें डांस भी याद है, पर उपयोग किसका कर रहे हैं? याद है, वो भूले नहीं है, लब्धि में पड़ा हुआ है हमारे, और हो सकता है कि कभी अवसर आए तो उसका उपयोग भी हो जाए, लेकिन उपयोग जिसका हो रहा है वो उपयोग कहलाता है। जो लब्धि में पड़ा हुआ है वो लब्ध है। लब्ध रूप ज्ञान और उपयोग रूप ज्ञान, इस तरह से दोनों है। तो ये दोनों भावेंद्रियां हैं। मुझे अच्छे ठीक से है, क्लियर हो गया। हाँ, आगे बढ़े, या और कुछ किसी को प्रश्न है तो आगे वो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर अपन आगे सूत्र ले लेंगे अपने। 18 सूत्र हो गए हमारे पूरे। जी। दीदी, स्पर्शन इंद्रिय में द्रव इंद्रिय और भाव इंद्रिय कैसे भिन्न है? हाँ, स्पर्शन इंद्रिय ऐसे ही लगाना पड़ेगा। वैसे तो केवली केवली ज्ञान गम्य है, पर अब अपने उपयोग अनुसार, अपने क्षयोपशम अनुसार जितना लग पाए उतना लगाओ। स्पर्शन इंद्रिय में अब जैसे स्पर्शन इंद्रिय ऐसी इंद्रिय है जो सर्व व्याप्त है। मतलब जहां पर रसना इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, कर्ण इंद्रिय है, वहां पर भी स्पर्शन इंद्रिय का फैलाव है। तो स्पर्शन इंद्रिय तो सर्वतः व्याप्त है। तो अब उसमें ये लगाइए, लब्धि और उपयोग तो लगा लोगे आप, है ना? और भाव इंद्रिय कैसे लगाएंगे? भाव भाव इंद्रिय लगेगी और उपयोग